हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को और अपने सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मेरा एक वीडियो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसे जी जाए उसके 2.5 लाख से अधिक व्यूज हो गए हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माय व्यूअर्स। मैंने ये सोचा कि जब हमें चोट लगती है और दर्द होता है तो वो दर्द को क्या कोई और महसूस कर सकता है। जब आप 65 वर्ष या उससे ऊपर के हो जाते हैं तो जिस स्थिति से आप गुजरते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, उसको आप ही महसूस कर सकते हैं और दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता। और क्योंकि मेरी उम्र 68 से भी अधिक होने वाली है तो मैं इस बात को महसूस करता हूं और मुझे लगता है कि मैंने जो सीखा है उसे मैं औरों के साथ शेयर करूं, शायद उनको भी इसका कुछ फायदा मिल सके। दोस्तों, आप शायद जानते होंगे कि जापान एक ऐसा देश है जिसे कहा जाता है कि वो वहाँ की पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है। इनफैक्ट डेटा ये बताता है कि वहाँ की 30% यानी 30% से अधिक पॉपुलेशन 65+ या 60+ वर्ष की है। ये आंकड़ा यूरोप में लगभग 20% है। अगर हम अपने देश की बात करें तो अभी यहाँ की 7% पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि 2030 यानी कि लगभग 5 साल बाद ये आंकड़ा लगभग डबल यानी कि 13% के आसपास हो जाएगा और 2050 तक हमारे देश में भी सीनियर सिटीजन्स का नंबर 20% यानी यूरोप की पॉपुलेशन का जो आंकड़ा है वहाँ के बराबर पहुँच जाएगा। तो ये जानना कि जब आप इस उम्र में आते हैं तो आप कैसे हैप्पी सेटिस्फाइड रह सकते हैं, इसलिए ये वीडियो उनके लिए तो अति आवश्यक है ही जो 65+ या 60+ के हो गए हैं, लेकिन उनके लिए भी कम आवश्यक नहीं है जो अभी 20 या उससे ऊपर के हैं, क्योंकि अगले 20-30 साल में वो भी 20% के पॉपुलेशन में आ जाएंगे और तब वो अपना ख्याल कैसे रखेंगे, शायद उसकी शुरुआत आज के इन विचारों से कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा वो रिसर्च पे आधारित होगी। जामा नेटवर्क एक स्कॉलरली आर्टिकल्स का पब्लिकेशन है और 2022 में उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसमें इस बात की रिसर्च की गई थी कि आदमी अधिक उम्र होने पर कैसे सेटिस्फाइड और हैप्पी रह सकता है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पाया गया वो था हेल्दी। अगर आप हेल्दी और हैं तो आप अधिक हैप्पी और सेटिस्फाइड रह सकते हैं, यानी कि देयर इज ए डायरेक्ट कोरिलेशन है आपकी हेल्थ और आपकी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस लेवल का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 9 मंत्रों की, हम कहते हैं 9 हैप्पी मंत्रास फॉर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लिविंग एट 60+ एज। सबसे पहला मंत्र है मूवमेंट। मूवमेंट का सबसे आसान और रोचक तरीका है वॉकिंग। जब आप वॉक करते हैं तो आपके शरीर की मैक्सिमम नंबर ऑफ मसल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करती हैं और उनकी एक एक्सरसाइज होती है। सो वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके अधिकतर मसल्स को एक्टिव करती है और उनको एट्रोफी नहीं होने देती। फिर वॉकिंग के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपका मसल्स का कोऑर्डिनेशन हो। वो कोऑर्डिनेशन कहाँ से होता है? वो हमारे माइंड से होता है। सो वॉकिंग इज़ ए वेरी गुड एक्सरसाइज। वो एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके मेंटल कोऑर्डिनेशन यानी कॉग्निशन को भी इम्प्रूव करती है। सो इट इज़ ए डबल एज स्वॉर्ड। इसके बहुत अधिक फ़ायदे हैं। अक्सर रिटायर होने के बाद लोग ये सोचते हैं, अरे भाई ज़िंदगी भर बहुत काम कर लिया, अब तो मैं आराम करूँगा। आप जानते हैं कि अगर आप एक चाकू को भी कुछ दिन तक रख दें और उसको इस्तेमाल ना करें तो उसमें जंग लग जाता है और वो किसी काम की नहीं रहती है। इसीलिए इंग्लिश में भी एक मशहूर कहावत है, यूज़ इट और लूज़ इट। हाँ, थोड़ा आराम कर लीजिए रिटायरमेंट के बाद, लेकिन अगर आप आराम ही करते रह गए तो फिर आराम ही करते रह जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस विचार से कि आप रिटायरमेंट के बाद आराम करेंगे, इस विचार को रिटायर कर दीजिए। लेकिन किसी भी विचार को रिटायर करने के लिए ये आवश्यक है कि उसकी जगह कोई दूसरा विचार लाया जाए। तो विचार ये लाना है कि जब तक मैं सर्विस कर रहा था या कोई प्रोफेशन में था
तो एक ही रंग में जी रहा था, यानी कि ऑफिस में था तो ऑफिस के रंग में ही रहता था, या किसी प्रोफेशन में था तो उसी रंग में रहता था, अधिकतर समय उसी में बीतता था। अब समय है अपनी ज़िंदगी को सतरंगी बनाने का, यानी कि आप कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। सो इनफैक्ट अब आप और अधिक एक्टिव हो सकते हैं और रस के साथ एक्टिव हो सकते हैं। तो ये समय है इस तरह की सोच को लाने का और रिटायरमेंट के बाद आराम की सोच को रिटायर कर देने का। तो वॉकिंग के लिए क्या करना चाहिए? अरे आप लॉन्ग वॉक्स में जाइए। आप नेचर में अगर वॉक करेंगे तो उसके कई फ़ायदे होते हैं। मेंटल कॉग्निशन बढ़ता है। नेचर में जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं उनको हम ऑब्ज़र्व नहीं करते क्योंकि हम अपने विचारों में ही घूमते रह जाते हैं। आप विचारों से निकल के किसी चिड़िया को या किसी पेड़ को या सुबह की रोशनी को या शाम के डूबते सूरज को जब आप एंजॉय करेंगे तो आपको एक अलग मज़ा आएगा। आपको ही नहीं, आपके ब्रेन की शक्ति भी बढ़ेगी क्योंकि उसमें रिफ्लेक्ट करने की शक्ति आप में आएगी। अब आप रिटायर हो गए तो आपके पास काफ़ी समय है। आप बहुत जगह ट्रैवल कर सकते हैं, देश के अंदर या विदेश में अगर संभव है। तो आपकी जो रिफ्लेक्शंस होंगे, आप नई चीज़ों को देखेंगे तो मेंटल रिकॉग्निशन भी बढ़ेगा और मेंटल कॉग्निशन इम्प्रूवमेंट होगा और उससे इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। वॉकिंग तो साथ में हो ही जाएगी। अब आप पूछेंगे कि भाई कितना वॉक करना चाहिए? सही बात है। इस पर भी रिसर्च हुई है, वो कहती है कि बेहतर है कि हम लगभग 10,000 स्टेप्स प्रतिदिन वॉक करें, नहीं तो कम से कम 8,000 तो ज़रूर करें। तो अब ये नापा कैसे जाए कि 10,000 स्टेप्स हो गया? हाँ, इसके लिए भी एक तरीका है। देखिए आजकल बहुत तरह की स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं, जैसे ये मैंने पहन रखी है कि स्मार्ट वॉच। इसको आप हमेशा बांध के रखिए और इसको जब आप बांध के रखेंगे तो ये आपको डेटा देती रहती है कि आप सुबह से कितने स्टेप्स चले हैं। जैसे मुझे ये रोज़ बताती है कि आज मैंने 8,000 स्टेप्स चला हूँ और मुझे लगता है कि चलो शाम तक 8,000 हो गया, खाना खाने के बाद वैसे मुझे आलस आता, लेकिन मैं थोड़ा वॉक कराता हूँ, 10,000 हो जाता है। तो लगभग मैं रोज़ 10,000 या उससे अधिक ही स्टेप्स इसके कारण वॉक कर लेता हूँ और बड़े एंथुसियाज्म से वॉक कर लेता हूँ। तो ऐसी स्मार्ट बैंड या फिट बैंड खरीद लें। वो आपके फ़ोन से भी लिंक हो जाती है ब्लूटूथ के माध्यम से और आपको उसमें सिर्फ यही नहीं, बहुत सारा और भी डेटा मिलता है। यानी कि आप कितने घंटे सोए, अ, आप अगर कुछ दौड़े या आपने सीढ़ी चढ़ी, उसका भी डेटा उसमें आ जाता है। तो आपको अच्छा फ़ील होता है। नंबर 2 मंत्रा है 65 प्लस के लिए या सभी के लिए हो सकता है, इज़ लर्निंग न्यू थिंग्स। आप कोई भी नई स्किल, नया आर्ट, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, लैंग्वेज, कोई सब्जेक्ट, कार्ड गेम्स, चेस, सुडोकू, ये सब सीख सकते हैं और इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन की वर्जिश होती है और जो न्यूरॉन्स इनएक्टिविटी के कारण डेड होने लगते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, बल्कि वो और अधिक एक्टिव हो जाते हैं और आप देखेंगे इसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है। 20 साल पहले की जो साइंटिफिक स्टडी थी न्यूरोलॉजी की, वो ये कहती थी कि ब्रेन एक बार डेवलप हो जाता है, यानी कि आपकी 10-12 की उम्र में या बहुत हुआ तो 21 की उम्र तक, उसके बाद वो फिक्स्ड है। उसके बाद वो चेंज नहीं होता बल्कि उसमें डिटोरिएशन होता है और इसीलिए कहा जाता था कि बुढ़ापे में हमें सुनाई देने में या समझने में कुछ प्रॉब्लम होती हैं। ये बात सही है, लेकिन वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती कि ब्रेन ग्रो नहीं करता। वो प्रॉब्लम इसलिए होती हैं कि हम उसको यूज़ नहीं करते। इनफैक्ट लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि हमारे ब्रेन में प्लास्टिसिटी है और इसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसको प्रमाणित कैसे करेंगे? आप कहेंगे भाई आपकी बात हम कैसे मानें? हाँ, तो इसका प्रमाण है। एक रिसर्च की गई लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स पे और वहाँ ये पाया गया कि टैक्सी ड्राइवर्स को वो मैप्स बहुत ज़रूरी याद रखने पड़ते हैं अच्छी तरह से और काफ़ी उसकी रिजिड ट्रेनिंग होती है। तो उनका हिप्पोकैम्पस, ब्रेन का एक पोर्शन होता है हिप्पोकैम्पस, जो इसका डेटा स्टोर करके रखता है कि मैप्स अगर आप जाते हैं, कुछ लोगों को सड़कें बड़े अच्छी, रास्ते बड़े अच्छे याद रहते हैं, उनका हिप्पोकैम्पस का साइज़ बढ़ जाता है। इनफैक्ट ये और रिसर्च जो की गई उसमें ये पाया गया है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी 2 स्तर पे होती है। एक होती है केमिकल, यानी कि जब आप कोई काम करते हैं तो ट्रांसमिशन होता है नर्व्स के बीच में और न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी केमिकल्स रिलीज होते हैं और ट्रांसमिशन से वो डेटा दूसरे न्यूरॉन में जाता है। यानी कि आप सोचते हैं कि आपको दौड़ना है तो आपकी मसल्स चलती हैं। तो अगर आप
दौड़ने का काम कर रहे हैं या कोई खाना बनाना सीख रहे हैं, तो वो जो न्यूरॉन्स हैं जो सीखने का काम कर रहे हैं, वहाँ केमिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। इस तरह से वहाँ केमिकल एक्टिविटी के कारण न्यूरोप्लास्टिसिटी आ जाती है। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होती है। जब आप उस काम को नहीं करते हैं तो फिर से वही स्थिति आ जाती है, आप भूल जाते हैं। रिसर्च में ये पाया गया कि जब आप किसी काम को बार बार करते हैं और काफ़ी बार करते हैं तो वहाँ न्यूरल केमिकल एक्टिविटी तो बढ़ती है, साथ में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी बढ़ जाते हैं। यानी कि ब्रेन के उस पार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं और इसके कारण परमानेंट मेमोरी वहाँ क्रिएट हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी काम को 10,000 बार करते हैं, यानी कि अगर आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर रहे हैं और आप उसको बार 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 प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो आपके लिए आसान हो जाएगा और आप करने लगेंगे। तो ये रिसर्च बेस्ड डेटा है, विच शो करता है कि अगर आप 10,000 बार, ये एक अनुमान लगाया गया है, किसी काम को करेंगे तो आपकी उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ब्रेन में स्ट्रक्चरल और केमिकल चेंजेस आएंगे, उसमें प्लास्टिसिटी है और आप वो काम को करना सीख जाएंगे। बहुत लोग रिटायरमेंट के बाद नए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई लॉ करता है। मैंने रिटायरमेंट के बाद साइकोलॉजी पढ़ी, मैंने एमए साइकोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और अब मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। इनफैक्ट एक इंस्टीट्यूशन के साथ मैं वहाँ पे कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट का काम करता हूँ। नंबर 3 मंत्रा है इस कड़ी में, प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारे शरीर में ज़रूरी काम करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एंजाइम्स की, हार्मोन्स की, इम्यूनिटी की, सेल कम्युनिकेशन की। इन सब में प्रोटीन का बहुत ही क्रिटिकल रोल है और अगर हमारे शरीर में जो रिक्वायरमेंट प्रोटीन की उससे कम होगा तो इसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन तब प्रश्न ये उठता है कि भाई कितने प्रोटीन की ज़रूरत है हमें। तो साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि पर किलोग्राम बॉडी वेट के लिए 1 ग्राम, यानी अगर आपका वज़न 70 किलोग्राम है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन रोज़ खाना चाहिए। लेकिन हमारी डाइट ऐसी है कि खाने में हम समझते हैं रोटी और चावल, और जिसमें मेजर रूप से कार्बोहाइड्रेट या मीठा बड़ा अच्छा लगता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इनफैक्ट डेटा ये बताता है, स्टैटिस्टिकल डेटा, कि इंडिया में तो लगभग रिक्वायरमेंट के 1/3 भी लोग प्रोटीन नहीं खाते हैं। यूरोप में भी डेटा ये कहता है कि लगभग 2/3 या हाफ तक ही लोग प्रोटीन खाते हैं। तो हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा हो। ख़ास तौर से इसका प्रभाव पड़ता है जब हमारी उम्र 65 की हो जाती है या 60 के ऊपर की हो जाती है, तो हमारी डाइट में और फ़र्क आ जाता है। क्वांटिटी हम कम खा पाते हैं डाइजेशन की प्रॉब्लम के कारण। तो हमें ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक हो, और अगर प्रोटीन की मात्रा सफिशिएंट नहीं है तो इसका प्रभाव पड़ेगा हमारे सेल कम्युनिकेशन पे, यानी कॉग्निशन पे, हमारे वेरियस बॉडीली फंक्शंस पे, हमारे एंजाइम्स पे, हमारे हार्मोन्स पे, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी पे, बहुत सारी चीज़ों पे इसका प्रभाव पड़ता है और नतीजा होगा कि एजिंग फास्ट होगी। तो अगर आपको एजिंग को स्लो करना है तो भी प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। अब कैसे पता लगे कि भाई हमने कितना प्रोटीन दिन भर में खाया? ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसका भी एक उपाय है। देखिए, आजकल बहुत सारी आपको मिल जाएंगी ऐप्स जो फ़ोन पे रहती हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी एक का, लेकिन आप ढूँढेंगे तो बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी। उसमें आपने रोज़ क्या खाया, यानी कितनी रोटी खाई, कितनी दाल खाई, 1 कटोरी दाल खाई, वो डेटा डाल दीजिए। जब आप ये डेटा डाल देंगे तो दिन के अंत में उसमें इनसाइट या इस तरह का कोई बटन रहेगा जो आपको, उसको दबाएंगे तो बता देगा आपने इस खाने में आज दिन भर में कितना प्रोटीन खाया, कितना कार्बोहाइड्रेट खाया, कितना फैट खाया। तो आप देख सकते हैं कि क्या ये, अगर मेरा वेट 70 किलोग्राम है तो 70 ग्राम हुआ, और नहीं है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा। किस किस चीज़ में प्रोटीन मिल सकता है? अगर आप नॉनवेज हैं तो एग, स्पेशली एग वाइट, येलो में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है जो हार्म करता है। चिकन, फिश, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा वेजिटेरियन है तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोयाबीन है, चना है, लेग्यूम्स होते हैं, दूध, दही, इन सब की मात्रा बढ़ाइए तो आपका प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ जाएगी। चौथा मंत्र है सोशल कनेक्शंस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, रॉबर्ट वेल्डिंजर। उनका नाम डाल के यूट्यूब में देखिएगा, उनकी एक रिसर्च है, उसका टेड टॉक भी है।
ये रिसर्च बहुत ही फेमस रिसर्च है। ये पहली या सबसे लंबी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, जो पिछले 75 साल से अधिक वर्षों से की जा रही है। यानी कि जो लोग आज 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उन्हें जब वो पैदा हुए थे या 2, 3, 4 साल के थे, तब से ट्रैक किया जा रहा है और उनका सारा डेटा फिजिकल, साइकोलॉजिकल जमा किया जाता है और उसकी स्टडी की गई है। उसमें से काफ़ी लोग अब नहीं हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं। इस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये था कि हैप्पीनेस के लिए क्या फैक्टर्स ज़रूरी हैं, और उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स लिस्ट किए और सबको नंबर देके जब उन्होंने 75 साल बाद जब उसकी निष्कर्ष निकाला, तो नंबर 1 जो आता है वो है सोशल कनेक्शंस। अगर आपके सोशल कनेक्शंस अच्छे हैं तो आप अधिक हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आज की सोशल मीडिया की लाइफ में सोशल कनेक्शंस कैसे बढ़ाए जाएं? ये ऑनलाइन मीडिया जो हो गया है, इसके कारण तो आदमी और लोनली हो जाता है। हम किसी से बात भी नहीं करते, सोशल कनेक्शन क्या बढ़ाएंगे? तो सबसे पहला काम है सोशल मीडिया से थोड़ा अपने को कट ऑफ करिए और ऑफलाइन लोगों से मिलने की कोशिश करिए। लेकिन भाई, मैं तो गुजरता हूँ इस चीज़ से। बुढ़ापे में बहुत लोग मिलना भी नहीं चाहते। यंग लोग कहेंगे भाई इस आदमी से क्या बात करें। लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। कुछ नई नई कम्युनिटीज़ में अपने को शामिल करिए। आजकल बहुत सारी कम्युनिटीज़ हो गई हैं। या जब आप, जो मैंने कहा ना कि न्यू लर्निंग, जैसे मैंने जब एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लिया तो मेरे बहुत सारे नए दोस्त बन गए और उम्र के दोस्त बन गए। इसी तरह से आप जब ट्रैवल करेंगे, जो मैंने कहा था कि आप वॉकिंग में ट्रैवल करें, तो आपको बहुत सारे नए लोग मिलेंगे और हो सकता है किसी से आपका अच्छी दोस्ती हो जाए। तो इस तरह से आपके सोशल कनेक्शंस बढ़ सकते हैं। फैमिली में जब कुछ शादियां होती हैं या फंक्शन होते हैं, उसमें ज़रूर जाइए। अगर आप सोशल कनेक्शंस अपने नए डेवलप करेंगे, पुराने तो हैं ही, तो आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा, आपकी हेल्थ ज़्यादा ठीक रहेगी, हैप्पी रहेंगे। नेक्स्ट मंत्रा इस कड़ी में है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। जब हमारी उम्र होती है तो हम देखते हैं कि हमें स्टेबिलिटी की कमी हो जाती है, कुछ लोग झुक के चलने लगते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी कोर मसल्स क्या होती हैं? हमारी बैक की, स्पाइनल्स की जो मसल्स हैं, एब्डोमेन की जो मसल्स हैं, ग्लूट्स की जो मसल्स हैं और पैरों की जो मसल्स हैं, इनकी एक्सरसाइज करिए और हमारी जो पोस्चर है वो सीधा रहे। योगा फॉर कोर मसल्स आप देख सकते हैं यूट्यूब में। और बैलेंसिंग के लिए उम्र होने के साथ आप कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बैलेंसिंग एक्सरसाइज एक तो कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे एक पैर पे खड़े रहना, क्योंकि एक्चुअल जब हम चलते हैं तो कुछ समय के लिए हम एक ही पैर पे अपना वजन रखते हैं। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो एक कुर्सी को पकड़ के, किसी सपोर्ट को पकड़ के एक पैर पे खड़े रहने के का टाइम बढ़ाइए। जब आप चलें तो एक एक्सरसाइज करिए, एक लाइन पे चलें सीधे, यानी कि एक पैर को उठा के दूसरे पैर के एकदम आगे, एकदम उसकी टो पे रखें। इस तरह से चलने की प्रैक्टिस करिए। ये आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट ले लीजिए। ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट मंत्रा है मसल रेजिस्टेंस। मसल रेजिस्टेंस बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए होती है कि जब जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, मसल्स हमारी वीक होने लगती हैं और इसको बोलते हैं सार्कोपीनिया। ये ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम मसल्स को कुछ रेजिस्टेंस दें, जिससे कि उसमें ताकत बनी रहे। मसल रेजिस्टेंस के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, यानी कि हमारे हार्ट की हेल्थ ठीक रहती है। हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का इंप्रूव करता है जब मसल्स ठीक रहती है। हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अगर आपकी मसल स्ट्रांग रहती हैं तो आपका मूड भी बूस्टेड रहता है, एंडोर्फिन्स का लेवल बढ़ जाता है, बैलेंसिंग में बॉडी को ज़्यादा मदद मिलती है और अल्टीमेटली हमारी कॉग्निशन लेवल, समझने की शक्ति में कमी नहीं आती है। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मसल्स के लिए कैसे की जा सकती है? इसके दो तरीके हैं। एक तो सेल्फ रेजिस्टेंस हो सकता है, यानी कि आप बॉडी वेट को ही इस्तेमाल करें अपनी मसल को वेट देने के लिए, जैसे हाफ स्क्वेटिंग हो सकती है या पंजों पे खड़े रहना हो सकता है। इसके अलावा आप एक्सटर्नल वेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिम जाके कुछ वेट उठा सकते हैं और बॉडी की हर मसल्स की एक्सरसाइज हो, उसके लिए डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस हैं। आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख सकते हैं और उसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं कि आपकी मसल में रेजिस्टेंस हो। नेक्स्ट मंत्रा है डाइट। डाइट के बारे में मैंने बात की, प्रोटीन तो एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट, B12 और हल्दी, करक्यूमिन, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगा। विटामिन डी इम्यूनिटी के लिए, आपका मूड बूस्ट रखने के लिए, आपकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है और
डेटा ये बताता है कि अक्सर हम सभी की विटामिन डी लेवल कम होती है। अगर हमें 50 की ज़रूरत है तो 25 भी नहीं होती है। तो आप विटामिन डी का अपना ट्रैक ज़रूर रखें और विटामिन डी की सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है तो लें, क्योंकि इंडिया में धूप इतनी होती है, हम धूप में बैठते नहीं हैं। धूप से ही हमें विटामिन डी बॉडी में मिलता है, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ फ्री मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं और जो हमारे सेल की फंक्शनिंग को डैमेज करते हैं। यानी कि सेल हमारे ठीक से काम नहीं कर पाते, हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, दर्द बढ़ता है बॉडी में, सेल्स कैंसरस हो सकते हैं। इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का सप्लीमेंट लेना चाहिए, या हमारे फूड में भी होते हैं, जैसे कलरफुल फूड्स जो होते हैं, कलरफुल सब्जियां जो होती हैं, नट्स हैं, होल ग्रेन है, इन सब में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और इसके अलावा हल्दी जो हमारी डाइट में तो होती है, लेकिन क्यों होती है, उसका फ़ायदे क्या हैं? बचपन से ही हम लोग जानते हैं कि चोट लग गई तो लोग कहते हैं भाई हल्दी वाला दूध पी लो। कोरोना के समय में भी इस पर बात होती थी कि हल्दी वाला दूध पीजिए, लेकिन हल्दी में करक्यूमिन होता है जिसके बहुत फ़ायदे हैं। और वो सबसे बड़ा तो चीज़ है कि एंटी कैंसरस होता है, बहुत सारी डिजीज़ेस को जिनका हमें पता भी नहीं है वो कंट्रोल करता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी की हल्दी का अपनी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा इस उम्र के लिए ख़ास तौर से मैं कहूँगा, नंबर 8 है नी एक्सरसाइज। जैसे ही बात होती है घुटनों में दर्द की और या नी रिप्लेसमेंट की आप सुनते होंगे, तो बिना कहीं आप समझ जाएंगे भाई किसी उम्र वाले आदमी की बात हो रही होगी। यानी उम्र के साथ घुटनों में प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो वो ना आए इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ख़ास ध्यान रखना है अपने घुटनों का, अपने नीज़ का। एक मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब में आप देखेंगे तो आपको वीडियोस मिलेंगे, योगा फॉर बुलेट प्रूफ नीज़। देखिए, कुछ आपको एक्सरसाइज मिलेंगी उसमें, उनको करिए और आपकी नीज़ स्ट्रांग रहेंगी। और अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 9वें नंबर के मंत्र पे। वो ये कहता है कि लिव लाइफ बट डोंट थिंक अबाउट लाइफ। बहुत सोच लिया पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। और अगर आप इन 9 मंत्रों को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि 65 की उम्र के बाद भी आप सेटिस्फाइड, हैप्पी रहेंगे, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को शेयर और लाइक करिए, ख़ासतौर से इस वीडियो को, और इससे रिलेटेड और वीडियोस हैं उनको भी शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस बात का फ़ायदा मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।